हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि जितना भी काम हमने कल कराया था आप लोगों ने थॉरली कर लिया है। कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लाइट के चैप्टर के कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का काम। उसके कुछ फॉर्मूला देखा था हमने, जो मिरर फॉर्मूला था। फिर मिरर फॉर्मूला 1/f=1/v+1/u, और एक फॉर्मूला उसके मैग्निफिकेशन का किया था। तो जो कल हमने ये फॉर्मूला किया था उसके बेस पर ये न्यूमेरिकल आपके सामने है। तो स्टार्ट करते हैं आज का काम पीपीएफ के साथ, पेन पेपर एंड फोकस। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल है ये आपके सामने। इस तरह के न्यूमेरिकल्स पेपर में आते ही आते हैं। ओके, तो बहुत ध्यान से हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो ऑब्जेक्ट क्या है? 4 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर क्या है? उसकी हाइट है। हाइट, ठीक है। तो हाइट h1 ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट को कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हम पहले जो गिवन है वो मेंशन करेंगे। हमेशा जब भी हमने न्यूमेरिकल करने होते हैं, याद रखिए और इसको फॉलो करिए कि हमेशा हमें पहले जो गिवन है वो लिखना है, जो फाइंड आउट करना है वो लिखना है, क्योंकि इसका भी प्रॉपर एक मार्क होता है। चलिए, तो 4 सेंटीमीटर हाइट है। इसके साथ ही हमें मेंशन करने हैं यहाँ पर साइन, प्लस या माइनस जो साइन होते हैं। देखिए, हाइट, किसी की भी हाइट हो वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसके साथ हम क्या मेंशन करेंगे? प्लस का साइन, क्योंकि हाइट पॉजिटिव होगी। नाउ, an object 4 centimeter in size is placed at a distance of 25 centimeter from a concave mirror. तो कॉनकेव मिरर ध्यान है, कॉनकेव मिरर हमने ऐसे बनाया था जिसकी बैक साइड पॉलिश थी। ये था। तो इसमें क्या मेंशन है? एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में आ गया। तो यहां पर अब देखो, यू क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्लेन याद करो। यू हो जाएगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। ये जो साइन लगाते हैं ना हम, ये साइन भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद है कार्टेशियन प्लेन हमने जब बनाया था कि इस साइड कैसे होंगे? पॉजिटिव, इस साइड कैसे होंगे? सारे नेगेटिव। ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव और नीचे की तरफ सब नेगेटिव। तो अब देखो, कार्टेशियन प्लेन के ये हमारे किस साइड है? ये मिरर के फ्रंट में है। मिरर के फ्रंट में जितनी भी चीजें हैं वो सारी कैसे होंगी? हमारी नेगेटिव। इसीलिए जो हमारा यू है वो कैसा हो गया? नेगेटिव, माइनस का 25। अब आगे देखेंगे, मिरर फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मीन्स एफ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ भी इसके कहाँ होगी? मिरर की इधर बनाते हैं ना हम एफ, इसीलिए फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी इसकी? माइनस। तो ये हमें गिवन है। नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। आपको निकालना क्या है? वी फाइंड आउट करना है कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कैसी होगी, और क्या निकालना है? H2, यानी कि इमेज किस, वो हाइट निकालनी है। किसकी हाइट? इमेज की हाइट। तो ये सारा क्या है? हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। ये यहां तक का हुआ हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट काम। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? सबसे पहले मेंशन करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कि क्या है हमारा? कॉनकेव मिरर। मिरर है, मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f=1/v+1/u। ये है हमारा मिरर का फॉर्मूला। हाफ मार्क का तो ये फॉर्मूला ही होता है। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर इन वैल्यूज को पुट करना है। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। करिए वैल्यूज पुट। क्या होगा? 1/-15 इक्वल्स टू 1/v, क्योंकि v हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u कितना है? माइनस का 25। ये हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें क्या करना है? न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। करिए न्यूमेरिकल सॉल्व। क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा 1/-15 इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/25। अब ये 25 जो माइनस का है इसको आप इधर ले आइए। कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 1/25 इक्वल्स टू, ओ सॉरी, 1/25 तो प्लस का हो गया, माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/v। करिए सॉल्व, बताइए इसका क्या आएगा हमारे पास जो एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा? बताओ। 25 और 15 का एलसीएम लेना है। तो 25 और फिर 15 का एलसीएम, एलसीएम आता है लेना। 25 और 15 ऐसे करके हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 से देखो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब इन सबकी आप मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25 और 25 3 जा 75। करो, कितना आ जाएगा? 25 3 जा 75 माइनस 15 के टेबल में देखो कब आएगा 75। करो इसको डिवाइड। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग रखो अपनी, है ना। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 2 इधर आ गया कैरी, 5 5 जा 25। तो 3 5 जा 15 कितना आ जाएगा? 15 5 जा, तो एक मिनट यहाँ ऊपर
यहाँ कितना आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 1/v। कितना आ गया हमारा 3 - 5 क्या होगा हमारा -2/75 इक्वल्स टू 1/v। करिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो माइनस का 2v इक्वल्स टू 75 हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 75 अपॉन माइनस का 2, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 3 जा 6, 1 इधर कैरी हो गया, 2 7 जा 14, 1 और कैरी हो गया माइनस का 5। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई -37.5 सेंटीमीटर। ये निकल गया हमारा v। दोबारा देखो v कैसे निकला, एक बार फिर से देख लो। हमने फॉर्मूला लगाया 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये जो वैल्यूज हमने यहाँ पर लिखी थी वो सारी वैल्यूज हमने पुट किया, कैलकुलेशन किया, सॉल्व किया, और इसको सॉल्व करके हमारा कितना आ गया, v की वैल्यू -37.5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो पोजीशन और नेचर जो बताना होता है वो हम कहाँ से बताते हैं, वो हम v से ही बताएंगे। कैसे बताएंगे सीखते हैं। देखो ये आया है माइनस में, तो ये जो माइनस का साइन है माइनस, ये माइनस हमें क्या बताता है कि जो इमेज है वो कहाँ बनी है, मिरर के सामने बनी है। तो क्या बताता है माइनस, दैट इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये कहाँ बनी है, मिरर के सामने बनी है। और बेटा जितनी भी इमेज मिरर के सामने बनती है वो सारी ही हमारी कैसी होती हैं, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज होती हैं। और जितनी भी इन्वर्टेड इमेज होती हैं वो हमेशा ही रियल इमेज होती हैं। या आप ऐसे ध्यान रखो कि मिरर के सामने जो भी इमेज बनती हैं वो रियल इमेजेस होती हैं, और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। जैसे आप ये इस तरह से भी आप एक क्लिक कर सकते हो, याद रख सकते हो कि जो हमारा रियल फ्रेंड होता है ना वो हमेशा हमें हमारी नेगेटिव बातें भी बताता है, जो हमें हमारी अच्छी बातें नहीं है वो भी हमें बताता है। तो रियल फ्रेंड हमेशा इन्वर्टेड चीजें बताता है। तो यहां से हमें इमेज के बारे में क्या पता चलेगा, दैट इमेज इज, इमेज कैसी होगी, इमेज होगी हमारी रियल इन्वर्टेड। ये इमेज का नेचर बता रहे हैं हम, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और फॉर्म कहाँ हो रही है, और इन फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये बात खत्म हो गई। ये हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हमारा लास्ट क्या रहता है, हमें हाइट भी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि हमसे दो चीजें पूछी गई थी। वो दो चीजें कौन सी थी कि भाई हमें एक तो नेचर और पोजीशन बता दो इमेज का, और एक उसकी हाइट बता दो। तो यहाँ से हमने ये तो बता दिया कि कहाँ बनेगी इमेज, है ना। उसके बाद अभी जो हमें बताना है, अभी हम क्या बताएंगे, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए अभी हम क्या बताएंगे, अभी हम बताएंगे हाइट। हाइट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको ध्यान है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने कल ही किया था। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, m इक्वल्स टू, m मतलब कि मैग्निफिकेशन, m क्या है h2/h1 इक्वल्स टू -v/u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन। अब देखो h2/h1, अब आप देखो h2 कितना था और h1 कितना था, ऊपर देखो अपने यहाँ पर h1 कितना था आपका +4, h2 कितना था फाइंड आउट करना था। तो h1 की जगह आप लिखो +4, और h2 हमें फाइंड आउट करना है, ये हो गया 4 इक्वल्स टू माइनस v क्या था अभी हमने निकाला माइनस का 37.5, तो -37.5, और u कितना था, आप देखो u कितना था, चेक करो u को भी, u कितना था -25। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ये हो गया -25। ठीक है, इतना हुआ हमारा ये क्वेश्चन। अब बस हमें क्या करना है, अब बस हमें इन्हें सॉल्व कर देना। करिए सॉल्व, कितना हुआ h2/4 इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा ऊपर माइनस का 37.5/25। अगेन हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से h2 कितना आ जाएगा -37.5 इंटू 4/25, ये आएगा हमारा h2। अब बस क्या करना है, हमें इन्हें सॉल्व कर लेना है। तो करो सॉल्व, कैसे करोगे, 5 से इसको कट कर दो, पहले तो ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको कट करिए, 5 5 से 25 करिए, 5 7 जा 35, 2 आ गया, 5 5 से 25 अगेन, ये माइनस का साइन है अभी यहाँ, ठीक है।
यहाँ से फिर से 5 से कट जाएगा, क्या कटेगा? 5 वन ज़ा 5, 2 और आ गया, 5 5 ज़ा 25, 15 आ गया, 15 फिर से कट सकता है, कैसे कटेगा 15? 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, कितना आ गया? ये आ गया हमारा कितना? अच्छा ये 4 भी है ना, ये 2 से काट दो, 2 2 ज़ा 4, कितना आया हाइट? माइनस का 6 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी H2। H2 का मतलब क्या आई हमारी? इमेज ऑफ हाइट ऑफ इमेज। तो हम बताएंगे कि जो हाइट है, हाइट ऑफ इमेज इज -6 सेंटीमीटर। यहां पर एक क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, कितनी हुई इमेज? -6। अब ये जो माइनस है, ये माइनस हमें क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। ये नहीं है कि उसकी हाइट छोटी हो गई है। माइनस हमें क्या बता रहा है कि जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड इमेज बनी है, उल्टी इमेज बनी है। तो इन्वर्टेड इमेज के लिए ये माइनस का साइन आया है। तो ये है बच्चे एक न्यूमेरिकल इस लाइट के मिरर के ऊपर बेस्ड, कि हमें कॉनकेव मिरर के बारे में पूछें या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पूछें, हमें सबसे पहले वैल्यूज लिखनी है जो हमें फाइंड आउट करना है या जो गिवन है। दूसरा, उसमें हमें साइन लगाना है, साइन कन्वेंशन करने हैं कि साइन प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये हमने इसके बेस पे करना है जो कार्टेशियन प्लेन है। उसके बाद बस कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला लगाकर उसमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये टॉपिक खत्म हुआ हमारा किसका? लेंसेज का। अभी जो नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है आज का टॉपिक, वो टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन। हमने क्या किया था कल? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था बाउंसिंग बैक। अभी जो हम कर रहे हैं आज वो है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन भी देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? हमने देखो, हम जब भी मस्ती कर रहे होते हैं, कभी एक पानी वाले मग में हम पेंसिल डिप करते हैं तो वो पेंसिल भी हमें थोड़ी टेढ़ी दिखती है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? रिफ्रैक्शन टर्म की डेफिनेशन पहले आप नोट करिए। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है द बेंडिंग ऑफ लाइट या द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट के पाथ का चेंज हो जाना। कब चेंज हो जाना? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ये मीडियम्स क्या होते हैं वो देखेंगे। पहले एक बार डेफिनेशन नोट करिए। द चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट, द चेंज ऑफ पाथ ऑफ लाइट when it is going when it is going from one medium to another। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो इसका जो पाथ है लाइट का वो चेंज हो जाता है। अब ये मीडियम से क्या मतलब हुआ? तो जो मीडियम होते हैं हमारे पास, ये दो तरह के मीडियम है। पहले आप ये मीडियम समझो। ये मीडियम जो हम बोल रहे हैं, ये मीडियम क्या है? ठीक है, मीडियम क्या है? मीडियम हमारे पास दो तरह के मीडियम है। एक मीडियम होता है रेयरर और एक मीडियम होता है डेंसर। तो ये दो तरह के मीडियम है, एक रेयरर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है। रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ऐसे ध्यान दो कि जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं। लेकिन जो डेंसर है वो कैसा है? डेंस है, उसमें पार्टिकल्स पास पास हैं। ठीक है, ये हुआ। तो रेयरर मीडियम जिसमें पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, डेंसर मीडियम जिसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। तो लाइट जब पास पास वाले पार्टिकल से लूज वाले पार्टिकल की तरफ जाए या लूज वाले पार्टिकल से क्लोज पार्टिकल्स की तरफ आए, तो वो अपना रास्ता बदल देती है। कैसे बदलती है यहां पर हम सीखते हैं। चलो देखते हैं। चलिए, अब एक बनाते हैं हम ये ग्लास। कोई भी कांच का टुकड़ा ले लेते हैं, ये है ग्लास, और ग्लास के बाहर क्या है? एयर। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है समझिए। लाइट आ रही है, ये लाइट रे है, ये लाइट रे आ रही है। ठीक है, ये यहां पर आई, कांच के ग्लास पर आई। अब क्या होगा? देखो, लाइट रे आ कहां से रही है? एयर से आ रही है। एयर क्या है? एयर के पार्टिकल्स दूर दूर है, इसका मतलब एयर क्या है? हमारा रेयरर मीडियम है। जबकि ग्लास कैसा है? सॉलिड है, इसका मतलब इसके पार्टिकल कैसे होंगे? डेंस। तो ये डेंसर मीडियम हो गया। अब लाइट क्या कर रही है? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी। ये है हमारा नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल। देखो, इसको इमेजिन करो। ये रेयरर मीडियम ऐसा वाला है कि आप एक रोड पर हो, जो जो बिल्कुल खाली है, हाईवे वाली रोड है, बिल्कुल खाली है, बहुत ज्यादा रश नहीं है, तो आपकी स्पीड बहुत तेज बढ़ जाएगी, आप भागते भागते आओगे। लेकिन आगे जब आप आ रहे हो, आपको ट्रैफिक मिल गया। क्यों? क्योंकि मीडियम डेंस हो गया। डेंस मतलब बहुत सारी भीड़ आ गई, तो आपकी स्पीड कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी।
तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड कर जाती है, झुक जाती है ना? तो ये क्या करेगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, थोड़ी सी बेंड कर जाएगी। ये बेंड कर गई, ठीक है? ये आ गई, बेंड कर गई। अब क्या होगा? अब लाइट को फिर से बाहर निकलना है, देखो क्या होगा अब? अब यहाँ पे तो ग्लास है और यहाँ बाहर क्या है? एयर। अब लाइट क्या करेगी? बाहर निकलेगी। इसका मतलब भीड़ वाली जगह से फिर वापस कहाँ आ रही है? रेयरर मीडियम में। तो क्या होगा? फिर ये और तेज भागेगी, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। दोबारा समझना इस बात को। जब लाइट रेयरर से डेंसर में आती है तो ये बेंड करती है। दोबारा देखो, रेयरर से डेंसर में आएगी तो बेंड करेगी, और डेंसर से रेयरर में आएगी तो अवे हो जाएगी, तो दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी, है ना? तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। चलिए, तो ये बेंडिंग का सिस्टम था कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो ये क्या होती है? ये अपना रास्ता बदल देती है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक्चुअली में लाइट को, ये वाली जो रे आई है ये कौन सी है? ये है हमारी इंसिडेंट रे। समझना, जो आ रही है ना लाइट, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। हमने ये तो मिरर में भी पढ़ा था ना, इंसिडेंट रे। ये है इंसिडेंट रे। अब जो लाइट अंदर आके रिफ्लेक्ट कर गई, ये देखो रिफ्लेक्ट, जो लाइट ने अपना रास्ता बदल दिया, तो इस वाली रे को हम बोलते हैं, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। और जो ग्लास से बाहर निकली है उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, इमर्जेंट रे। तो 3 रे हमने देखी, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और जो बाहर निकल गई वो इमर्जेंट रे। अब इनके एंगल भी देख लेते हैं। जो इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो होता है एंगल आई। जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो होता है एंगल आर। और जो इमर्जेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ एंगल, वो होता है एंगल ई। एंगल ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस, जो बाहर निकलने वाली रे का एंगल है। ये बात क्लियर हुई? अब एक लास्ट बात और है इसमें, बोलेंगे कितनी सारी बातें हैं इसमें। चलिए, अब अगर हम एक्चुअल रास्ता देखें इंसिडेंट रे का, तो ये इंसिडेंट रे आ रही थी ब्लू वाली। अब ये अगर आती एक्चुअल में, अगर बैंड नहीं होती तो ये कुछ ऐसे आ रही होती, देखो ऐसे आती ना, ये होती है ना? लेकिन ये इसका एक्चुअल रास्ता होता, लेकिन ये निकली कहां से? यहां से। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन को हम कहते हैं लेटरल, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है हमारा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब लाइट रे को जहां से आना चाहिए था ये वहां से नहीं आई, बल्कि पहले या बाद में मूव कर गई। इसीलिए जो पेंसिल हम डिप करते हैं वो हमें मुड़ी हुई नजर आती है। ठीक है, ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और यहां से एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है वो कैसी होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल। देखो ये दोनों ही लाइट रे कैसी हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये क्या था? ये हमने रिफ्रैक्शन देखा था किसमें? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, है ना? ये क्या है हमारा? रिफ्रैक्शन। किसमें देखा हमने? थ्रू, या रिफ्रैक्शन इन ग्लास स्लैब, या लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। स्लैब मतलब एक ग्लास का टुकड़ा, उसके अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है हमने वो देखा। तो यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ब्रीफ कर लेते हैं इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब को। कि बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास स्लैब में क्या है कि एक ग्लास का टुकड़ा है, उसमें लाइट रे आ रही है। जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में आएंगी तो वो बेंड कर जाएंगी। ठीक है, जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में आएंगी, आप रेयर मीडियम को ऐसे याद रखो कि बहुत खुला मीडियम है और हम भीड़ में जा रहे हैं, हमारी स्पीड कम हो जाएगी, इसका मतलब वो झुक जाएगी। और जब हमें भीड़ भाड़ से खुली जगह मिलेगी तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, हम तेज तेज भागने लगेंगे। तो जब लाइट ग्लास से एयर में आ रही है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, देन वो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमने पूरा एक डायग्राम बनाया। इसमें ये डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जैक्ट डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। पूरा एग्जैक्ट आपने ऐसा ही बनाना है। एंगल ऑफ इमर्जेंस शो करना है, इमर्जेंट रे शो करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करना है। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हमें शो करना ही है। ठीक है, तो ये हमारा जो रिफ्रैक्शन था उसका टॉपिक हुआ। तो एक बार आप देख लो, और अगर कोई डाउट वगैरह आते हैं इसमें भी तो आप डिस्कस कर लेना। एक बार मुझे कमेंट कर देना, और उसके बाद जो भी मुझे लगेगा कि हाँ इसमें ये चीजें बताने की जरूरत है तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। ये हुआ। अब इस रिफ्लेक्शन के ना हमारे कुछ लॉज है, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना,
सिमिलरली हमारे पास कुछ लॉ है रिफ्रैक्शन के भी, तो उसके बाद मेंशन कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मेंशन करिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। पहला लॉ सेम वैसा का वैसा ही है, बस रिफ्लेक्टेड रे की जगह रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा। क्या था वो देखो, याद करो। फर्स्ट जो लॉ था, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल all lie in a same plane। ठीक है, ये सेम ही है ना। हमने वहां पर सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे लिखा था, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे है। इसका जो सेकेंड लॉ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको आप टिक कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है, इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, है ना, स्नेल्स लॉ। तो ये स्नेल्स लॉ के नाम से भी आ जाता है, और ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ में, इसमें हम लेते हैं एंगल, है ना। किसका एंगल, साइन का। देखो साइन और कॉस आपने पढ़ा होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। साइन आई, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, तो ये सारे क्या है, हमारे मैथ्स की आइडेंटिटी है। जैसे साइन 0 की वैल्यू होती है, आपने इस कुछ वैल्यूज भी ध्यान रखनी है, जैसे साइन 31/2 है, साइन 45 1/√2 है, तो ये कुछ वैल्यूज आपको याद होंगी। तो उसी के ऊपर है ये। इसमें आप नोट करिए द रेशियो ऑफ, पेन को क्या हुआ है, चलिए, द रेशियो ऑफ, किसकी रेशियो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, किसका साइन है ये, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू, किसके साथ है रेशियो, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ये ध्यान रखना कि यहां पर जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो रिफ्रैक्शन है, ठीक है। इज कांस्टेंट, क्या मतलब हुआ, ये क्या ही लिख दिया है ना। मैम ने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा लिख दिया है क्या ये, बच्चे कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एक सिंपल सा रूल है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, बस ये है लॉ। ये फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना। देखो द रेशो, रेशो मतलब डिवीजन, किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर किसके इक्वल है, एक कांस्टेंट के इक्वल है। ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां तक हमारा ये जो रिफ्रैक्शन का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। देख लो एक बार, हमने पढ़ा था यहाँ पर, आज जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। रिफ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था, बेंडिंग ऑफ लाइट, ये लाइट का जो पाथ चेंज हो जाता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने पर, वो है रिफ्रैक्शन। मीडियम, कौन से मीडियम, दो तरह के मीडियम, एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। रेयर जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, लूज पार्टिकल्स होंगे, डेंसर में पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे। ये हमने कहाँ देखा, हमने ग्लास स्लैब में देखा। ग्लास स्लैब में जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है तो वो बेंड हो जाएगी, जब ग्लास से वापस एयर में जाएगी तो वो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये हमने देखा। फिर हमने दोनों लॉज देखे। लॉज में हमने देखा कि भाई जो इंसिडेंट रे होती है वो, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, है ना। स्नेल्स लॉ भी फिर हमने देखा कि एंगल ऑफ साइन आई इक्वल्स टू अपॉन एंगल ऑफ साइन आर किसके इक्वल होता है, हमारा एक कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। तो भाई यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है रिफ्रैक्शन। एक लास्ट टॉपिक आज करेंगे क्योंकि उसके बाद हमारा रह जाएगा लेंस और पावर का टॉपिक। तो बहुत ज्यादा वीडियो ना हो, बड़ी हो जाए, इसीलिए मैंने छोटा ही किया कि आप स्पीड से लगाओगे, मतलब 20-20, 25-25 मिनट की वीडियोस होंगी तो उसमें आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते चले जाएंगे। जो अभी का एक लास्ट टॉपिक मुझे कराना है, वो मुझे कराना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई कि आप देखो कि जो लाइट बेंड हो रही है, उस लाइट के बेंड होने की पावर कितनी है।
तो जितनी कैपेसिटी है उस लाइट के बेंड होने की, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं प्रॉपर्टी, लिखिए प्रॉपर्टी दैट हाउ मच light is bending, how much light is bending, कि लाइट कितना बेंड कर रही है, क्या उसकी पावर है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमें समझ में आ गई, प्रॉपर्टी क्या है। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, वो हम समझते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एन। कहीं कहीं पर यू भी होगा, लेकिन जनरली इसको एन से डिनोट करते हैं। दूसरा, इट हैज नो यूनिट, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है। तो एन का जो फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लिखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब, वैक्यूम मीन्स क्या होता है, जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता उसको हम कहते हैं वैक्यूम। जहां कोई मीडियम नहीं है, ना एयर है, ना आपका सॉलिड है, ना लिक्विड है, कोई मीडियम नहीं है, उसको हम कहते हैं वैक्यूम। अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये कैसे सॉल्व करते हैं ना, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। एक बार पहले ये फॉर्मूला नोट करिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, ये हुआ लाइट की स्पीड, और क्या दे रखा है इसमें, किसी भी मीडियम के साथ हम उसका कंपैरिजन करके फॉर्मूला निकालते हैं। और एक और चीज भी हम इसमें लिख सकते हैं कि जो एन है वो किसके इक्वल और भी हो सकता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सेम ही बात है, एयर के रेफरेंस में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अभी क्वेश्चन ही कराऊंगी मैं इसके। शॉर्ट में अगर इसका फॉर्मूला देखें ना, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट एन, ये एन क्या था हमारा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपॉन सी इक्वल्स, सॉरी एन इक्वल्स टू सी अपॉन वी। ये है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ये क्या है हमारा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो और एक चीज और यहीं पर आप नोट करके लिख लेना कहीं पर, कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है किसका, एयर का, वो हमेशा कितना होता है, 1। ठीक है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, बहुत सारी चीजों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ कॉमन चीजों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को याद करने की जरूरत है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर का हमें पता है कितना होता है, 1। और यहीं पर आप एक और चीज याद करना, मैंने जब ये लाइट का टॉपिक स्टार्ट कराया था तब भी आपको बताई थी स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये चीजें हमारे काम आएंगी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। एक और चीज यहाँ पर आप नोट करेंगे, देखो टू द पॉइंट, और बहुत मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो अब एक क्वेश्चन जो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप इसको लिख ढंग से एक बार नोट कर लेना, कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। इसकी प्रॉपर्टीज से मेरा क्या मतलब है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी से मेरा क्या मतलब है, कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कब इंक्रीज होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कब डिक्रीज होगा। तो ये जरूर से नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए, तो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को आर आई से डिनोट कर रही हूँ। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेंडिंग के, यानी कि जितनी ज्यादा लाइट बेंड होगी उतना ही ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा। दूसरा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, देखो मुझे ध्यान है इस बारी भी प्री बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक तो बेंडिंग पर डिपेंड करेगा, एक डिपेंड करेगा डेंसिटी पर। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहाँ काम कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। ये तो आप फॉर्मूले से भी समझ सकते हो कि लाइट और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के कैसे हैं। बताओ, स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टीज है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की, वो है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कब
हमारा इंक्रीज होगा, कब हमारा डिक्रीज होगा। तो यहां तक का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन टॉपिक हुआ। इसके बाद लिखने का तरीका पहले कुछ कुछ बता रही हूँ मैं आपको, फिर हम इसके ऊपर एक आधा न्यूमेरिकल करके देखेंगे। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी कभी हमें क्या कह देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने कई जगह देखा होगा कि ऐसा पूछ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें दे दिया n, है ना, 2 और 1, 2 और 1 का बताओ। तो ये जो 2 और 1 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है n2 अपॉन n1। ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पूछा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू, ये जो विद रिस्पेक्ट टू है ना, इसको शॉर्ट में WRT लिख देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, 1 क्या मतलब है? मीडियम 1 कह सकते हो, मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? जो बाद में है, जैसे विद रिस्पेक्ट के बाद में है, उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, n2, और ऊपर लिखते हैं n1। ये चीजें हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। जब जो भी विद रिस्पेक्ट टू के बाद में नंबर है, वो हमें नीचे लिखना है। ठीक है, और बाकी जो दूसरा नंबर होगा वो हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो ये टॉपिक था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब आइए एक न्यूमेरिकल और करते हैं, जिससे कि ये जो सारा कंसेप्ट है हमें क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल कराती हूँ मैं इसका। ठीक है, न्यूमेरिकल नोट करते हैं, चलिए। न्यूमेरिकल करिए, नोट करिए इसको। जब तक खुद से सारा लिखेंगे नहीं ना, तब तक नहीं आएगा। ठीक है, मैं बार बार देख रही हूँ कि जो बच्चे मुझे काम करके भेज भी रहे हैं ना, वो वो कर तो रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या लगता है, उन्हें एक वीडियो हमने देख लिया, अब हमें आ गया। नहीं आएगा। जब तक आप उसको अपने आप से एक बार नोट करोगे और लिख कर नहीं देखोगे, तब तक नहीं आएगा। तो प्लीज रिटन प्रैक्टिस करो। लास्ट मोमेंट की प्रिपरेशन हो रही है, प्लीज प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जस्ट राइट डाउन, राइट डाउन, डू राइटिंग प्रैक्टिस, डू लॉट्स ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। क्वेश्चन नोट करिए। लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर, लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर, light travels through water with a speed of, with a speed of 2.25 into 10 की power 8 meter per second. Light travels through water with a speed of 2.25 into 10 की power 8 meter per second. What is the refractive index of water? What is the refractive index? What is the refractive index of water? क्वेश्चन मार्क। गिवन स्पीड ऑफ लाइट, गिवन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो, जैसे मैंने पहले कहा कि क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिखना है, फिर जो फाइंड आउट करना है वो लिखना है। तो देखो यहाँ पर गिवन क्या है? गिवन है ये वाटर विद स्पीड। तो स्पीड ऑफ वाटर हमें गिवन है। क्या गिवन है हमें? स्पीड ऑफ वाटर। क्वेश्चन से डरना नहीं है, जो दे रखा है सबसे पहले वो नोट करिए। हमें मेंशन कर रखा है यहाँ पर कि स्पीड ऑफ वाटर इतनी है, हमने मेंशन कर लिया, लिख लिया हमने कि स्पीड ऑफ वाटर इतना है। दूसरा क्या दे रखा है? स्पीड ऑफ लाइट। तो हम मेंशन कर लेंगे भाई, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट भी हमें दे रखी है, हमने लिख लिया स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, पूछा क्या है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? मेंशन कर दो। क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया गिवन और फाइंड आउट। ये हो गया जितना हमें करना था, है ना। कि बस जो हमें गिवन था, जो हमें फाइंड आउट करना था, सबसे पहला काम यही है कि नोट कर लो। अब हमें क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना है। क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला? बता दो। N इक्वल्स टू C अपॉन V। अभी पढ़ा था 2 मिनट पहले शायद, है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया, जहां पर ये क्या था? C, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट था,
इन वैक्यूम, याद आया? और ये क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब हमारा यहाँ पर मीडियम क्या है? वाटर। क्वेश्चन समझ लो ना, लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू ट्रेवल कर रही है ना? किस में कर रही है? थ्रू ट्रेवल विद स्पीड, स्पीड दे रखी 2 इंटू 2.25 इंटू 10⁸ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट पूछी, कहाँ? वैक्यूम। हमारे पास दो मीडियम हो गए ना, एक हो गया वैक्यूम का, दूसरा हो गया वाटर का। तो हमें यही देखना है कौन सा मीडियम है, वैक्यूम कहाँ पर है। अब देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ये हमें निकालना है। सी क्या दे रखा है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 इंटू 10⁸ वैल्यू रख दी। अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या है? स्पीड ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ लाइट कितना है? हाँ ठीक है, लाइट ट्रेवल थ्रू वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है। चलो, अब ये कितनी हो गई? ये दे रखी है हमें कितनी? 2.25 इंटू 10⁸ कितना है? इंटू 10⁸ ठीक है, 10⁸ कर देते हैं। चलिए, काटा पीटी करते हैं अब इसकी। चलो, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा हमारा? 3/2.25 बचा। पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 जीरो लगा दो, है ना? अब इसको काटो, किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा, काटो। 5 4 20, 5 2 इधर आ गया, 5 5 25, ये कट जाएगा, 5 6 30 और 0 फिर कट जाएगा 5 से, 5 9 45, 5 1 5 और 1 और आ गया, 5 2 10, 12/9। देखो कितना आ रहा है, कितना आ गया? 12/9। करो इसको डिवाइड, 9 से 12 को कर दो, कितना आ जाएगा? 9 1 9, 10 11 12 3, पॉइंट लगाओ 0, 1.327। ये वैसे ही चलता जाएगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एन आया हमारा कितना आया? 1.3, और ऐसे ही चलता जाएगा 1.33। क्या आंसर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस टॉपिक थोड़ा सा देख के हमें डर लग जाता है कि ये है क्या। तो आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ही पेशेंटली करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहला काम, कोई भी दुनिया भर का न्यूमेरिकल आता है, आपने सिर्फ लिखना है गिवन क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। जब हम लिखते हैं ना गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। देखो, सबसे पहले हमने यही लिखा कि गिवन क्या था, फिर हमने लिखा फाइंड आउट क्या करना था। हमने देखा कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। देखा हमने, दो ही तो मीडियम है, एक तो वैक्यूम है या दूसरा क्या है? पानी। तो बस दोनों की स्पीड रखी, कैलकुलेशन की और हमारा आंसर आ गया। ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इतना ही टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक हमारा काम कंप्लीट हो गया है। एक चीज और जो मुझे नोट करवानी थी आपको, चलिए वो मैं लिखवा देती हूँ फटाफट से। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे कल लेंसेज और पावर, और ये टॉपिक करेंगे कंप्लीट। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, वो नोट करिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करिए। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, है ना, तो क्या होता है? लिखो, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, देन तब होता क्या है ना? अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो क्या क्या चीजें चेंज होंगी, क्या चेंज नहीं होंगी, ये करेंगे। तो स्पीड ऑफ, देखो तो क्या होगा? देन स्पीड, जो स्पीड होगी एंड वेवलेंथ, स्पीड, स्पीड एंड वेवलेंथ, जो लाइट की स्पीड होगी और जो लाइट की वेवलेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी। विल चेंज, विल चेंज। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है? स्पीड और वेवलेंथ, है ना, ये चेंज हो जाएंगी। लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? बट चेंज नहीं हो रहा है कलर्स, बट जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम। ये क्वेश्चन भी अभी पेपर में आया है। ठीक है, क्या मैंने बताया आपको? मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है? स्पीड है, हमारे पास क्या है? वेवलेंथ है, और हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है।
है ना? तो इसमें क्या होगा, ये भी चेंज हो जाएगी, ये भी चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है ना? और स्पीड का जो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, स्पीड ऑफ लाइट फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल्स टू एन लैम्डा, है ना? ये क्या होता है? ये एन, इसको म्यू भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और ये होती है हमारी लैम्डा, को हम बोलते हैं वेवलेंथ, है ना? तो इसका मतलब जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है ना, देखो उसकी स्पीड तो पक्का से बदल जाती है, क्योंकि हमने भी पढ़ा ना कि भागते हुए आएंगे, भीड़ मिल गई तो स्पीड कम हो गई, तो स्पीड चेंज हो गई। उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है ना? जो वेवलेंथ वो बना कर आ रही है। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है ना, जिस फ्रीक्वेंसी से वो आ रही है, वो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। तो इसी के साथ आज के ये जो भी हमारा काम था, जो भी समाचार थे, वो सब समाप्त होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें हम लेंस करेंगे। और एक लास्ट टॉपिक है पावर का। पावर का हो, लेंस का हो, इन दोनों में से न्यूमेरिकल आएगा। जो बेसिकली आपका लाइट चैप्टर है ना बच्चों, उसमें से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो लाइट के न्यूमेरिकल्स को बहुत बहुत प्रैक्टिस कर लो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। डू प्रैक्टिस, डू रिटन प्रैक्टिस। और प्रॉमिस करो कि आप जितना मैंने ये काम कराया है, आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करोगे। और जो जो बच्चे कंप्लीट करते जा रहे हैं, वो प्लीज मुझे कमेंट करिए कि आप लोगों का हो गया है, यू हैव कंप्लीटेड, राइट? मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के कमेंट्स का कि आपके काम कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।